तो हेलो बच्चों, आपका स्वागत है कृषि अकेडमी पर। और आज हम करने वाले हैं बीएससी स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का टॉपिक है बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स। कल मैंने आपको बताया था कि हमारी जो स्टैटिक्स है वो आपकी दो टाइप की होती है। एक तो आपकी होती है क्लासिक एंड एक आपकी होती है क्वांटम। ठीक है, क्वांटम आगे आपकी दो टाइप की होती है। पहली टाइप है बोस आइंस्टाइन स्टैटिक, दूसरी आपकी जो टाइप है वो आपकी फर्मी डिराक। तो आज हम करेंगे जो हमारी बोस आइंस्टाइन स्टैटिक है वो हमारी क्या होती है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है। ठीक है, एनईपी के अकॉर्डिंग चलेंगे जो आपका लेटेस्ट सिलेबस है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, अगर आपके सेमेस्टर के अंदर स्टैटिस्टिकल फिजिक्स बुक अप्लाई है तो ये वीडियो आपके लिए बनी हुई है। ठीक है, तो देखो यार, जो बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स होती है ना, इसके अंदर क्या होता है। सबसे पहली बात, जो इसके अंदर पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल इसके अंदर आइडेंटिकल पार्टिकल होते हैं। यानी इसके अंदर सारे पार्टिकल एक जैसे होते हैं। आइडेंटिकल को हम इनडिस्टिंग्विशेबल भी बोल सकते हैं। ठीक है, सारे पार्टिकल एक जैसे हैं या इनडिस्टिंक्ट हैं। इनडिस्टिंक्ट का मतलब है कि एक दूसरे से अलग नहीं है, यानी कि सारे सेम हैं। ठीक है बात। बोस आइंस्टाइन स्टैटिक जो होती है, इन पार्टिकल को हम बोसोन भी कहते हैं। ठीक है, देखो ट्रिक बताऊं इसकी याद करने की। बोस से क्या बन गया, बोस आइंस्टाइन, एंड बोस से हो गया बोसोन आपका। ठीक है, आप एज इट इज इसको याद कर सकते हो, नहीं तो इन जो पार्टिकल को हम क्या कह सकते हैं, बोसोन कहते हैं। बोसोन की और क्या खास बात है यार, बोसोन का जो इंटीग्रल स्पिन होता है वो एंगुलर मोमेंटम की टर्म में होता है h/2 पाई। ठीक है, कोई पूछे यार कि बोस आइंस्टाइन स्टैटिक के अंदर जो पार्टिकल होते हैं उनका इंटीग्रल स्पिन बताना है आपने। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर के अंदर भी आ सकता है आपका, जो आपके कंपलसरी पार्ट के क्वेश्चन होते हैं। और अगर हम देखें, जो बोस आइंस्टाइन स्टैटिक होती है, इसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं ना, वो पॉली एक्सक्लूजन जो प्रिंसिपल होता है या फॉर्मूला होता है उसको फॉलो नहीं करते। पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है कौन सी ऐसी स्टैटिक है जो पॉली एक्सक्लूजन फॉर्मूले को फॉलो करती है या नहीं करती। एक ही स्टैटिक है जो फॉलो करती है, उसका नाम है फर्मी डिराक, उसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन वो स्टैटिक जो फॉलो नहीं करती वो हमारी कौन सी है, उस स्टैटिक का नाम है हमारा बोस आइंस्टाइन स्टैटिक। अब ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है? देखो, ये प्रिंसिपल हमको क्या बोलता है? ये हमको ये बोलता है कि कोई भी आपका सेल है, ये कोई आपकी एनर्जी स्टेट है, ठीक है? उस एनर्जी स्टेट में आपका मात्र एक ही पार्टिकल आ सकता है। या तो वो स्टेट बिल्कुल खाली रहेगी, उस स्टेट के अंदर एक भी पार्टिकल नहीं आएगा, या अगर पार्टिकल आएगा तो एक से ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है? तो ये हमको बोलता है पॉली एक्सक्लूजन फॉर्मूला या प्रिंसिपल, लेकिन बोस आइंस्टाइन इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता। आगे देखो, आगे यहाँ पर बताया गया है बोस आइंस्टाइन स्टैटिक के एग्जाम्पल। एग्जाम्पल सबसे बड़ा जो उसका मुख्य एग्जाम्पल है वो आपका फोटोन है। ठीक है, जितने भी आपके फोटोन पार्टिकल हैं, फोटोन, ठीक है, फोटोन जो आपके होते हैं वो बी स्टैटिक्स को फॉलो करते हैं। फोटोन को हम बोसोन के नाम से भी जानते हैं। अब देखो, इस टॉपिक के अंदर करना क्या है, आपका मेन मोटिव क्या है, आपको निकालना है बोस आइंस्टाइन स्टैटिक का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो यानी कि आपको ना पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, बात आई समझ में। एंड पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन देखो आप कैसे करोगे। आपने यहाँ पर कंसीडर कर लिया एन आई पार्टिकल, ठीक है, आपने यहाँ पर N1 N2 N3 इस प्रकार एन आई तक आपने पार्टिकल ले लिए। ठीक है, इनकी जो एनर्जी है वो U1 U2 UI इस प्रकार है। ठीक है, अब हमको क्या काम करना है, जो एन आई पार्टिकल हमने लिए हैं इनका हमको डिस्ट्रीब्यूशन करना है। दीज पार्टिकल आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन GI एनर्जी सेल। ठीक है, जो हमारी क्लासिक स्टैटिक होती है ना, उसके अंदर हम जीआई को मानते हैं एलिमेंट्री सेल। बात को थोड़ा नोटिस करना ध्यान से। जो हमारी क्लासिक स्टैटिक है या मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक है, वहाँ पर जो हम जीआई जो हमारी टर्म होती है, जीआई को हम क्या मानते हैं कि जीआई हमारी क्या होती है भाई, नॉर्मल एलिमेंट्री सेल होते हैं। लेकिन जो हमारी क्वांटम स्टैटिक है, बीई हो या फर्मी डिराक हो, उसके अंदर हम क्या मानते हैं, जीआई हमारे क्या है, एनर्जी सेल हैं या क्वांटम लेवल है। क्वांटम लेवल भी हम इनको बोल सकते हैं। आगे देखो, आगे है एजम्पशन ऑफ बोस आइंस्टाइन स्टैटिक। ठीक है, अब देखो, आप बात को समझ गए बोस आइंस्टाइन स्टैटिक क्या होती है। मैंने आपको मोटा मोटा कंसेप्ट बता दिया। ठीक है, कि बोस आइंस्टाइन स्टैटिक के अंदर ये पार्टिकल ऐसे होते हैं, इनका इंटीग्रल स्पिन इतना होता है। हमने पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन भी कर लिया। अब देखो हमको करना क्या है, हमको करना है एजम्पशन बताने हैं बी स्टैटिक्स के। यानी जिस टाइम आप पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो ये बताओ कि कैसे करोगे। ठीक है, तो देखो,
3 असम्पशन हैं जो हमको पढ़ने हैं। पेपर के अंदर 3 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है, 2 में भी आ सकता है कि राइट द असम्पशन ऑफ बीई स्टैटिक्स। बीई स्टैटिक्स के असम्पशन लिखो। तो पहला असम्पशन हमको क्या बोलता है, जितने भी पार्टिकल हैं वो सारे इनडिस्टिंक्ट है। ये आपको पता ही है बात कि सारे पार्टिकल एक दूसरे से अलग होते हैं फ्रॉम ईच अदर। सो देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द डिफरेंट वे इन विच एनआई पार्टिकल कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी कि आप एनआई पार्टिकल को अपने हिसाब से अरेंजमेंट कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि आपको पता है बीई स्टैटिक्स के अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो सारे सेम होते हैं, वो सारे आइडेंटिकल होते हैं। तो अगर आप उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हो जीआई सेल के अंदर, जीआई एनर्जी लेवल के अंदर, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। कोई भी मतलब कोई भी यहाँ पर डिस्टिंक्शन नहीं है, ठीक है। अगला पोस्टुलेट देखो या अगला एजम्पशन देखो। अगला एजम्पशन है हर एक जो लेवल होता है एनर्जी स्टेट का कैन कंटेन एनी नंबर ऑफ पार्टिकल। अब देखो वही बात आ गई ना, बी स्टैटिक पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बी स्टैटिक्स के अंदर कोई आपका सेल बना हुआ है, ठीक है। आपका कोई सेल है या आपकी कोई एनर्जी स्टेट है। एनर्जी स्टेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बताओ? पहले बताया था ना मैंने, जीआई से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी आपकी एनर्जी स्टेट के अंदर कितने भी पार्टिकल आप भर सकते हो। 2 भर लो, 3 भर लो, 4 भर लो, जितने पार्टिकल भरना चाहते हो एक ही एनर्जी स्टेट के अंदर। यहाँ पर बात एक ही एनर्जी स्टेट की हो रही है। आप उस सिंगल एनर्जी स्टेट में कितने भी पार्टिकल भर सकते हो। ये बात हमको बोलता है बीई स्टैटिक्स का दूसरा असम्पशन, ठीक है। आखिरी असम्पशन देखो, आखिरी आखिरी असम्पशन क्या है? आखिरी असम्पशन हमको बोलता है, जो थर्ड वाला असम्पशन है, ये बोलता है जो सम होता है एनर्जी का हर एक पार्टिकल का इन डिफरेंट एनर्जी स्टेट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। देखो ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। जैसे आपको पता है, आपने अपने पार्टिकल ले लिए, आपने एनआई पार्टिकल ले लिए। एनआई पार्टिकल आपने अलग अलग एनर्जी स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। कोई पहली एनर्जी स्टेट में गया, कोई दूसरी में गया, कोई तीसरी में गया, ठीक है। लेकिन जितने आपके टोटल पार्टिकल है ना, उन टोटल पार्टिकल की जो एनर्जी है, देखो मान के चलो पहले पार्टिकल की एनर्जी यू आई है, ठीक है। आई वाले की कितनी है, यू आई हो गई, यू वन हो गई, यू टू हो गई, ठीक है। तो जितने पार्टिकल हैं उन सभी की जो एनर्जी होती है, उनका जो जोड़ करोगे, उनका सम करोगे, ये बराबर हो जाएगा टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम के। समझ आई बात? तो इस प्रकार हमने अब तक क्या पढ़ लिया, बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक का मोटा मोटा कंसेप्ट पढ़ लिया कि ठीक है भाई ये चीज़ इसके अंदर होती है। हमने एजम्पशन पढ़ लिए। अब हम आगे कैलकुलेट करेंगे। हमको यहाँ पर बताना है इफेक्ट ऑफ इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी, कि आपको पता है कि जो पार्टिकल है सारे सेम है, इसका इफेक्ट बताओ क्या इफेक्ट पड़ेगा। और आपने यहाँ पर डब्ल्यू कैलकुलेट करना है। डब्ल्यू क्या होता है आप पूछोगे? डब्ल्यू बेटा होता है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। डब्ल्यू के दो नाम होते हैं, पहला नाम है डब्ल्यू का थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, दूसरा नाम है फ्रीक्वेंसी। समझ आई बात? डब्ल्यू को हम दो नाम से जानते हैं। अगर आप एग्जैक्ट डेफिनेशन जानना चाहते हो तो मैं उसकी वीडियो अलग बना दूंगा, लेकिन वैसे आप लिख सकते हो डब्ल्यू आपका क्या होता है, कितनी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट पाई जाती हैं इन टोटल मैक्रोस्टेट। समझ आई बात? आप अपने नोट्स के अंदर ये डेफिनेशन अलग से लिख सकते हो कि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कितनी है आपकी टोटल मैक्रो के अंदर, वो आपका हो गया डब्ल्यू, ठीक है। अब देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब हमको कैलकुलेट करनी है। देखो सबसे पहले जो हमारा काम रहेगा, हम यहाँ पर क्या निकालना है, देखो हमको निकालना है डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट कितनी है, यानी आपकी मीनिंगफुल माइक्रोस्टेट कितनी है। देखो सबसे पहले आप माइक्रो निकालोगे, माइक्रो के बाद आपकी मैक्रो खुद ब खुद निकल जाएगी। देखो, आपने यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा कि आपकी अलग-अलग अरेंजमेंट कितनी बनेगी या मीनिंगफुल माइक्रो स्टेट आपकी कितनी बनेगी, जब आप एनआई पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करोगे जीआई लेवल के अंदर, जीआई एनर्जी स्टेट के अंदर। देखो, जो मीनिंगफुल माइक्रो स्टेट आपकी होती है, इनका सिंबल होता है डब्ल्यूआई। समझ आई बात? डब्ल्यूआई क्या होता है कि कितनी नंबर ऑफ आपकी मीनिंगफुल माइक्रो स्टेट है, वो होता है डब्ल्यूआई। डब्ल्यू आई आपका किसके बराबर हो रहा है? डब्ल्यू आई की आपको एग्जैक्ट वैल्यू याद करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। बीई के लिए डब्ल्यू आई की वैल्यू अलग है, फर्मन-डिराक के लिए डब्ल्यू आई की वैल्यू अलग है, क्लासिक के लिए अलग है। समझ आई बात? तीनों स्टैटिक्स के लिए वैल्यू अलग-अलग होती है। तो बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक के अंदर जो डब्ल्यू आई की वैल्यू है वो कितनी है? वो आपकी जी आई ऊपर है, इनटू में एन आई प्लस में जी आई माइनस में 1
होल पूरे का फैक्टोरियल है, नीचे आपका एन आई फैक्टोरियल एंड गुणा में है आपका जी आई फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो थोड़ी कैलकुलेशन करते हैं। डब्ल्यू आई है एज इट इज़ लिख लिया, जी आई है एन आई प्लस जी आई माइनस वन एज इट इज़ लिख लिया, फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल सेम लिख लिया। अब मुझको ये बताओ जी आई फैक्टोरियल कितना होता है? देखो मैं बताता हूँ आपको, जो जी आई फैक्टोरियल होता है ना, आप यहाँ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जी आई जो फैक्टोरियल होता है, हम इसको लिख सकते हैं जी आई इंटू में जी आई माइनस में वन का होल फैक्टोरियल। समझ आई बात? तो मैंने जो जी आई फैक्टोरियल था ना, इसकी जगह मैंने ये वैल्यू रिप्लेस कर दी, जी आई इंटू में जी आई माइनस में वन फैक्टोरियल, ठीक है। यार फैक्टोरियल तो ओपन करने आते होंगे ना, क्लास 11th में सीखा होगा 7वें चैप्टर के अंदर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो लगभग आपका बेस क्लियर होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। अब देखो जी आई से जी आई कैंसिल हो जाएगा, जब आप ये वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे जी आई की जगह पर, तो देखो ये वैल्यू बनेगी, मैंने पुट कर दी वैल्यू, जी आई से मेरा जी आई कैंसिल हो गया, ऊपर मेरा क्या बचा, तो देखो डब्ल्यू आई मेरा बचा है एन आई प्लस जी आई माइनस में वन का होल फैक्टोरियल एज इट इज रह गया, नीचे मेरा हो गया एन आई फैक्टोरियल एंड इंटू मेरा हो गया जी आई माइनस में वन का होल फैक्टोरियल। समझ आई बात? कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, नॉर्मल कैलकुलेशन अब तक, ठीक है। अब देखो डब्ल्यू आई निकाल लिया, अब डब्ल्यू आई से आपको क्या निकालना है, डब्ल्यू आई से आपको निकालना है डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या होता है? थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी या फ्रीक्वेंसी, दो नाम होते हैं, बताया था आपको मैंने। देखो कैसे निकालेंगे, डब्ल्यू आपने यहाँ पर कैलकुलेट करना है किसी पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट के लिए, कितनी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट पाई जाती हैं किसी भी पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट के अंदर, वो आपका क्या होता है, डब्ल्यू होता है, ठीक है। सबसे पहले हमने निकाली माइक्रोस्टेट, ठीक है, कि हमने पता चल गया कि हाँ जो हमारी नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट है वो हमारी इतनी है, डब्ल्यू आई मेरा क्या है, कितनी नंबर ऑफ मेरी माइक्रोस्टेट है, ठीक है। अब डब्ल्यू कैसे निकाल लूंगा मैं, इसका मैं समीशन कर दूंगा, इजी सी टर्म है ना। देखो डब्ल्यू फॉर अ पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट कैसे निकाल लेंगे, डब्ल्यू थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी है, लिख लिया एज इट इज। अब कोई मैक्रोस्टेट लेनी है, मैंने यहाँ पर मैक्रोस्टेट ले ली है एन वन एन टू एन आई सोप टू एन के तक, इस प्रकार से, ठीक है, कि मेरा पहला पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल है, ith पार्टिकल है, इस प्रकार से आपने इस चीज़ को लिख देना है, रिप्रेजेंट कर देना है। ये देखो कैसे ओपन करेंगे इस चीज़ को हम, इसको हम बेटा ओपन करेंगे। देखो, जो हमारी टर्म आई थी ना, डब्ल्यू आई की टर्म हमारी क्या थी? ये थी ना, तो इसके अंदर हम एक बार आई की जगह 1 पुट करेंगे, एक बार 2 पुट करेंगे, पूरी इक्वेशन में आई की जगह पर, एक बार के पुट करेंगे, आई पुट करेंगे और सारे की मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो, यहाँ पर मैंने 1 पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया, N2 G2 है ना? देखो, देख सकते हो अब यहाँ पर Ni पुट कर दिया, यहाँ पर मैंने Nk पुट कर दिया। समझ आई बात? यानी मल्टीप्लाई कर दी। तो कुल मिला के जो आखिरी में आपने इस रिज़ल्ट पे फ़ोकस करना है, जो आपकी थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी आई है किसी भी पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट के लिए, वो कितनी आई है? वो आपकी आई है पाई, आई की वैल्यू 1 से k तक है, एन आई प्लस में जी आई माइनस में 1 है, होल फैक्टोरियल है, नीचे आपका एन आई का फैक्टोरियल है एंड इनटू में जी आई माइनस में 1 फैक्टोरियल है। यार देखो ईज़ी कांसेप्ट है, आपने क्या निकाला, सबसे पहले डब्ल्यू आई निकाला, डब्ल्यू आई की आपने मल्टीप्लाई कर दी 1 के लिए, 2 के लिए, आई के लिए, के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर पाई क्या है? पाई जितनी भी ये टर्म है ना, इन सब का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, ठीक है? देखो मैंने नीचे लिख भी रखा है यहाँ पर। यहाँ पर पाई क्या डिनोट कर रहा है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ टर्म। जितनी भी आपने टर्म ली है, 1 वाली टर्म ले ली, 2 वाली टर्म ले ली, इन सब की मल्टीप्लाई, ठीक है? इन सब की जो मल्टीप्लाई है ना, वो डिनोट कर रहा है पाई। पाई क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ टर्म है, ठीक है? अब आगे देखो हमको क्या निकालना पड़ेगा। यहाँ से सही मायने में आपका डेरिवेशन स्टार्ट होता है। अब तक आपने क्या निकाला? अब तक आपने ये पढ़ा बोसॉन स्टैटिक होता क्या है, उसके असम्पशन क्या होते हैं, है ना? और आपने यहाँ पर मीनिंगफुल माइक्रोस्टेट निकाल ली, डब्ल्यू आई की, है ना? डब्ल्यू आई की वैल्यू आपने निकाल ली। डब्ल्यू आई से फिर आपने डब्ल्यू की वैल्यू निकाल ली। पहले आएगा डब्ल्यू आई, बाद में आएगा डब्ल्यू, ठीक है? आपने 2 वैल्यू ये भी निकाल ली। अब आपको निकालना है मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट। ये तो आपकी कॉमन मैक्रोस्टेट, हाँ, ये तो आपकी कॉमन माइक्रोस्टेट, ठीक है? सॉरी मैक्रो, ये तो आपकी कॉमन मैक्रो है। अब आपको क्या करना है, इस कॉमन मैक्रो स्टेट से मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट निकालनी है, ठीक है? और जो मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट आप निकाल लोगे, उसको ही हम बोल लेंगे बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। समझ आई बात? जो आपको डेरिवेशन करना है। देखो कैसे निकाल लेंगे इसको? अब देखो, हमको पता है जो एन-आई और जी-आई है, ये बड़ी लार्ज क्वांटिटी है देन 1। 1 की कंपैरिज़न में बड़ी लार्ज क्वांटिटी है, तो हम 1 को नेग्लेक्ट कर देंगे। देखो ये बात मैंने कहाँ से लिखी, देखो
जो हमने ये वाली वैल्यू निकाली है ना, Ni प्लस में Gi माइनस में 1। अब हमको यहाँ पर क्या निकालना है? मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट निकालनी है। कॉमन मैक्रोस्टेट में से हमको क्या निकालनी होगी? मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट निकालनी है। देखो यार, अब Ni और Gi बहुत लार्ज क्वांटिटी है, ठीक है? 1 की कंपैरिज़न में 1 तो क्या है? 1 तो भाई छोटी-सी क्वांटिटी है, ठीक है? तो आप 1 को इस इक्वेशन के अंदर नेग्लेक्ट कर दोगे और इ इस इक्वेशन में क्या बचेगा? सिर्फ़ Ni और Gi की टर्म आपने यहाँ पर बचानी है। तो देखो, देखो कैसे करेंगे हम आगे। तो हमने लिख दिया कि Ni और Gi हमारी बड़ी लार्ज क्वांटिटी है, तो हम 1 को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारी इक्वेशन बनी W, पाई हमारा एज़ इट इज़ रहा यहाँ पर, i की वैल्यू 1 से k तक है यहाँ पर, आपको पता ही है i की वैल्यू 1, 2, 3 i k तक चलेंगी वैल्यू, ठीक है। Ni प्लस में Gi फैक्टोरियल बचा, क्योंकि ऊपर मेरा 1 था, 1 मैंने नेग्लेक्ट कर दिया। नीचे देखो, नीचे क्या बचा? नीचे मेरा मात्र Ni फैक्टोरियल बचा, इंटू मेरा Ji फैक्टोरियल बचा, ठीक है? क्योंकि नीचे जो 1 था ना, मैंने वो भी नेग्लेक्ट कर दिया। न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर दोनों से मुझे 1 नेग्लेक्ट करना होगा। आगे देखो, आगे आपने यहाँ पर लोगारिथम ले लेना है। आपने दोनों साइड में लोगारिथम ले लिया। log w यहाँ पर आ गया। अब कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं? गलती ये करते हैं कि इस समय भी पाई लगा लेते हैं। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जिस टाइम आप लोगारिथम लोगे, उस टाइम आपने जो पाई क्या है? मल्टिप्लिकेशन है, समेशन क्या है? ये भी एक प्रकार से आपका एडिशन है, मल्टिप्लिकेशन है। तो आपको पाई जो है ना, ये समेशन के अंदर चेंज करना होगा, ठीक है? पहला स्टेप आपने चेंज कर लिया। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, समेशन तो बाहर छोड़ दिया और लोग वाले यहाँ पर ले आए, ठीक है? टर्म जितनी भी हैं, आपको जो है ना, जितने भी लोग आपके बनेंगे, लोगारिथम जितने भी बनेंगे, वो आपको समेशन के अंदर रखने हैं, ठीक है? समेशन के अंदर रखने हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। तो देखो, log w हो गया, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? log m बटे n। log देखो, यहाँ पर मेरा log आ जाएगा, m बटे n है, तो log m बाय n मेरा कितना हो जाएगा? log m माइनस में log n हो जाएगा ना। तो देखो, समीशन के अंदर i की वैल्यू 1 से k तक हो गई। log आ गया यहाँ पर मेरा Ni प्लस में Gi आ गया, ठीक है? इसका फैक्टोरियल हो गया। फैक्टोरियल को भी काउंट करना होगा log के अंदर, ठीक है? ये गलती भी आप मत करना कि फैक्टोरियल छोड़ दिया। अब देखो, ये मेरा हो गया, माइनस में हो गया मेरा log m बटे n होगा, log m माइनस n। माइनस में हो गया log Ni फैक्टोरियल एंड माइनस मेरा कितना हो गया? log Gi फैक्टोरियल। क्या आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो? कोई डाउट हो भाई कमेंट के अंदर कमेंट कर देना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका सॉल्यूशन कराया जाएगा अगली वीडियो के अंदर। बाकी लगभग इतना तो बेस आपका क्लियर होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। अब देखो, आगे थोड़ा सॉल्यूशन करेंगे इस इक्वेशन का। log w एज़ इट इज़ रखा मैंने यहाँ पर, समेशन एज़ इट इज़ रखा i की वैल्यू 1 से k तक। अब देखो, यहाँ पर मैं कौन-सा फ़ॉर्मूला लगाऊँगा? यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगा स्टर्लिंग एप्रोक्सिमेशन फ़ॉर्मूला। ये मुझे फ़ॉर्मूला क्या बोलता है? जहाँ पर भी मेरा log n फैक्टोरियल होगा, मैं उसको यहाँ पर लिख दूँगा n log n माइनस में n। समझ आई बात? ये फ़ॉर्मूला मुझे क्या बोलता है कि मैं n log n माइनस में n लिख सकता हूँ। समझ आई बात? अब देखो, इस फ़ॉर्मूले को, स्टर्लिंग वाले फ़ॉर्मूले को मैं इस इक्वेशन पे अप्लाई करके आपको दिखाऊँगा। देखो, log w सेम रहा, मेरा समेशन सेम रहा। अब देखो, n log n मुझे इस इक्वेशन को बनाना है। कैसे बनेगा? देखो, ये सारी जो टर्म मेरी कितनी है? n बन जाएगी ना। तो ये मैंने लिख दी n, Ni प्लस Gi इस प्रकार से। log से पहले लिख दी, समझ रहे हो बातों को? n log n, n मेरा कितना हो गया? यही टर्म हो गई। n log n एंड माइनस मेरा कितना है? माइनस मेरा n है। n यहाँ पर कितना है? ये पूरी टर्म मैंने n मान रखी है। log की जो साइड वाली टर्म है ना, ये पूरी मेरी n है और स्टर्लिंग फ़ॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई मैंने कर रखा है। माइनस मेरा n हो गया। आई होप कि आप समझ रहे होंगे बातों को, चीज़ें रिलेट कर पा रहे होंगे। आगे देखो, यहाँ पर भी मुझे स्टर्लिंग फ़ॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कैसे लगेगा? माइनस में n, n मेरा पहले आ जाएगा। n कितना है यहाँ पर? आप बोलोगे सर Ni है। तो माइनस में Ni मेरा पहले आ गया, इंटू में हो गया log Ni, माइनस में क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा मेरा Ni। अब देखो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने प्लस लिख लिया। समझ पा रहे हो बातों को? नॉर्मल कैलकुलेशन है, ईज़ी थोड़ा-सा ध्यान देकर करोगे, ईज़िली सॉल्व आप कर लोगे इस चीज़ को। रिलेट हो पा रही हैं चीज़ें? आगे देखो, माइनस में log Gi है, यहाँ पर आप कैसे लगाओगे? माइनस तो मैंने बाहर निकाल लिया, माइनस बाहर निकाल लिया, Gi मेरा आगे आ जाएगा, तो Gi आगे लिख दिया। आगे क्या बचेगा? log Gi बचेगा, तो मैंने log Gi यहाँ पर रह गया मेरा। आगे मेरा आना था माइनस में Gi, लेकिन प्लस Gi क्यों लिखा? क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। देखो, ये वाला माइनस है ना, ये वाला माइनस मैंने बाहर निकाल रखा है, ठीक है? बाहर निकाल रखा है, तो अंदर जो माइनस बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। समझ पा रहे हो बातों को? नॉर्मल कैलकुलेशन आप कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने स्टेप आपको पहले बता दिया। आगे देखो,
अब देखो ये आपस में कैंसल आउट हो जाएँगे, सॉरी मैं ये दिखाना भूल गया। ये बन गया मेरा माइनस में Ni और माइनस में Gi। ये कितना है प्लस में Ni प्लस में Gi। तो जितने भी प्लस की टर्म है, ये सारी मेरी कैंसल आउट हो जाएँगी ना। माइनस की टर्म और प्लस की टर्म मैंने आपस में कैंसल आउट कर दी। ठीक है, आगे देखते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर मेरा बचा log w इज़ इक्वल टू समेशन i की वैल्यू 1 से k है Ni प्लस Gi। ठीक है, ये मेरा GT सेम रहा एंड log Ni प्लस Gi बचा, माइनस से मेरा बचा ये वाली टर्म। ठीक है, माइनस में Ni log Ni हो गया एंड माइनस मेरा हो गया Gi log Gi। समझ आ रही है बातें? अब देखो आगे आपको क्या करना होगा। आपको अगर मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट निकालनी है ना, तो आपको डेरिवेटिव करना होगा। समझ आ रही है बातें? आपने यहाँ पर डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन लेना है इस पूरी इक्वेशन का बोथ साइड में एंड इक्वेट कर देना है ज़ीरो के बराबर। समझे बातों को? आपने डेरिवेटिव लेके इक्वेट कर देना है ज़ीरो के बराबर। तो देखो, आपने इस टर्म का डेरिवेटिव किया log w का, कितना हो गया? डी log w हो गया। और एक और बात है, जो आपकी राइट हैंड साइड है ना, आपको राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव लेना है Ni के रिस्पेक्ट से। कभी कोई बच्चा Gi के रिस्पेक्ट से ना ले ले, ठीक है? Gi यहाँ पर आपने कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, Ni आपने यहाँ पर वेरिएबल की तरह ट्रीट करना है। Ni के तौर पे डेरिवेटिव लेना है, Gi मेरा कांस्टेंट है, बार-बार बता रहा हूँ। आगे देखो, यहाँ पर मेरा कितना बन जाएगा डी लॉग डब्ल्यू ले लिया। ठीक है, एंड समीशन आई की वैल्यू 1 से k तक मेरी एज इट इज सेम रही। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव करना है। पहला वाला सेम Ni प्लस Gi सेम रह गया मेरा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव किया, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, आपको पता ही है। तो 1 बाय में Ni प्लस Gi हो गया। अब इसका पूरे का डेरिवेटिव करोगे तो Gi का 0 हो जाएगा, Ni का कितना हो जाएगा? Dni हो जाएगा। तो मैंने ऊपर लिख दिया। आगे देखो, आगे मैंने log Ni प्लस Gi सेम ले लिया और इसका डेरिवेटिव किया, Gi का 0 हो गया, Ni बचा, तो मैंने Dni लिख दिया। समझ आई चीज़ें? आगे देखो, माइनस मैंने सेम निकाल लिया, Ni तो मैंने यहाँ पर बाहर ले लिया, Ni ले लिया बाहर, log Ni का डेरिवेटिव किया, 1 बाय में Ni आया। log x का डेरिवेटिव कितना होता है? 1/x होता है ना, तो मैंने वही किया। आगे मैंने Ni का डेरिवेटिव किया, कितना हो गया? Dni हो गया। समझ आई बातें? आगे देखो, माइनस, ये माइनस मैंने दोबारा सेम ले लिया, log Ni मैंने अब की बार बाहर निकाल लिया, अब की बार मैं डेरिवेटिव किसका करूँगा? Ni का करूँगा। ठीक है, Ni का डेरिवेटिव कितना हो गया? यहाँ पर मैंने लिख दिया Dni हो गया। समझ आई बातें? और Gi log Gi मैंने पहले कहा था आपको इस इक्वेशन का डेरिवेटिव करना है Ni के रिस्पेक्ट से। तो Gi का कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो मैंने 0 लिख दिया। समझ आई बात? तो कुल मिला के अब देखो, Ni से मैंने Ni कैंसल आउट कर दिया। Ni से Ni कैंसल हो गया ना? बिल्कुल सच्ची बात है। यहाँ पर देखो, Ni प्लस Gi है, नीचे Ni प्लस Gi है, तो मैंने ये भी आपस में क्या कर दिया? कैंसल आउट कर दी चीज़ें। समझ आई बात? ये बचा प्लस का Dni। देखो, ये बचा मेरा प्लस का Dni एंड ये मेरा बचा माइनस का Dni। तो ये भी टर्म मेरी आपस में क्या हो गई? कैंसल आउट हो गई ना? तो कुल मिला के इस इक्वेशन के अंदर क्या बचा? डी लॉग डब्ल्यू मेरा सेम रहा, इज इक्वल टू में समीशन आई की वैल्यू 1 से k मेरा सेम रहा। यहाँ पर मेरा बचा log Ni प्लस में Gi इंटू में Dni। चलो Dni मैंने पूरी इक्वेशन में से कॉमन ले लिया एंड माइनस मेरा यहाँ पर बचा है log Ni। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? आगे देखते हैं। आगे देखो, तो कुल मिला के जो इक्वेशन हमारी बनी है वो हमारी बन गई है यार। समीशन आई की वैल्यू 1 से k तक है, log Ni प्लस Gi है, माइनस में मेरा log Ni है, इनटू में Dni है एंड इज इक्वल टू मेरा 0 है। इस इक्वेशन को आपने यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिर्फ इक्वेशन 1 के नाम से आपने डिनोट कर देना है। आगे देखते हैं यार, अब आपको एक चीज़ पता होगी कि कोई भी आपके सिस्टम है, कोई आपकी गैस है, उसके अंदर जितने भी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं वो आपके कांस्टेंट होते हैं। समझ आई बात? स्टैटिस्टिकल फिजिक्स हो, थर्मोडायनामिक फिजिक्स हो, ये तो आपको बात पता ही होगी। बिल्कुल बेसिक बात है, छोटी बात है बिल्कुल। तो n आपका कितना हो गया? n1, n2, n3, ni, nk तक आपकी जो n की वैल्यू है ना वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो अगर मैं डेरिवेटिव करूँगा, dn मैंने लिख लिया समेशन i की वैल्यू 1 से k तक, ठीक है? एंड यहाँ पर dni बराबर 0 हो गया। समझ आई बात? आपने यहाँ तक देख लिया सबसे पहले, इस चीज़ को छोड़ दो अभी, इस चीज़ को नेगलेक्ट कर दो, ठीक है? जो मल्टीप्लाई बाय माइनस अल्फ़ा है। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। अब आपको क्या करना होगा, अब आपको इस इक्वेशन को माइनस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करना है। ये स्टेप भाई डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है। इसको भूल गए तो चीज़ें सॉल्व नहीं हो पाएँगी, डेरिवेशन आप नहीं कर पाओगे, ठीक है? माइनस अल्फ़ा से आपको यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे देखो, एंड आपको ये भी बात पता होगी कि जो सिस्टम की टोटल एनर्जी होती है, वो भी आपकी कांस्टेंट होती है।
पता होगी ना? कोई भी सिस्टम हो, स्टैटिस्टिकल सिस्टम हो, थर्मोडायनामिक सिस्टम हो, जैसे एन यू मेरी टोटल एनर्जी हो गई, N1 U1 पहले पार्टिकल की एनर्जी U1 है, दूसरे की U2 है, I की UI है, N के पार्टिकल की UK है, ठीक है? तो कुल मिला के DU आपने डेरिवेटिव निकाला यहाँ पर, UI बाहर निकाल दिया, NI का डेरिवेटिव कर दिया, DNI आ गया, I समेशन I की वैल्यू जो है 1 से k तक जा रही है। ये भी आपकी 0 हो गई। इस इक्वेशन को आपने माइनस बीटा से मल्टीप्लाई कर देना है। बातें समझ में आ रही है, नहीं आ रही? बताओ ज़रा, कमेंट कर देना भाई किसी को कोई भी दिक्कत हो बार-बार आपसे मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है? तो ये तो इक्वेशन आपकी बन गई माइनस में अल्फा डीएनआई, ये इक्वेशन बन गई माइनस में बीटा यूआई डीएनआई। कोई दिक्कत किसी को? अब देखो, आपने जो 2 इक्वेशन ये बनी है माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई करने के बाद, माइनस बीटा से मल्टीप्लाई करने के बाद, इन दोनों इक्वेशन को आपने जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 है ना, उसके अंदर आपने ऐड कर देना है। जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 है ना, इसके अंदर आपको दोनों इक्वेशन ऐड कर देनी है। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे ऐड अबोव बोथ इक्वेशन टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है? अब आपने यहाँ पर ऐड करना है। देखो कैसे करेंगे ऐड? समेशन i की वैल्यू 1 से k है, log ni प्लस जी माइनस में log ni, बिल्कुल एज इट इज फर्स्ट इक्वेशन मैंने उठा ली। माइनस मेरा आ गया अल्फा, माइनस मेरा आ गया बीटा ui, dni मैंने पूरी इक्वेशन में से कॉमन ले लिया। समझ पा रहे हो बातों को? इज इक्वल टू 0 मेरा सेम रहा यहाँ पर। अब देखो, यहाँ पर ये सारी टर्म बाहर निकाल लूँगा मैं, क्योंकि समेशन डीएनआई ये मेरा सारा 0 हो जाएगा एंड इसको मैं इक्वेट कर लूँगा 0 के बराबर, ठीक है? अब देखो, यहाँ पर log m है, ये माइनस में log n है, log m माइनस n, log m बटे n या log m डिवाइड बाय n अपॉन बोल लो, ठीक है? तो ये मेरा हो गया यार log ni प्लस जी बटे मेरा आ गया ni। ये जितनी माइनस की टर्म है, ये राइट हैंड साइड जाकर प्लस की हो गई अल्फा, प्लस ये हो गया बीटा ui, ठीक है? आगे देखो, आगे आपको अगर log हटाना है तो दोनों साइड पे एक्सपोनेंशियल लेना पड़ेगा। तो इस साइड मैंने एक्सपोनेंशियल ले लिया, e की अल्फा प्लस में बीटा ui बन गई वैल्यू, एंड इस साइड आपने e लिया तो एक्सपोनेंशियल से log आपका कैंसल हो गया। अब देखो, ni को ni से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 1 आएगा ना। gi को ni से करोगे कितना आएगा? gi बटे ni आएगा, इज इक्वल टू आपकी ये वाली टर्म है। अब कुल मिला के अगर आप इस इक्वेशन को सोल्व करोगे, यहाँ से अगर आप ni की वैल्यू निकालोगे तो ni की वैल्यू कितनी हो गई? ni वैसे है क्या? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जो जीआई एनर्जी लेवल के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये है आपका एनआई। तो एनआई आपका हो जाएगा जीआई एंड डिवाइड अपॉन ई की अल्फा प्लस में बीटा यूआई माइनस में हो जाएगा 1, ठीक है? दिस इज कॉल्ड बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये आपका बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है। 5 मार्क्स के रिगार्डिंग ले लो, 8 मार्क्स में आ सकता है, 10 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बीएससी के, ठीक है? आगे आगे बताऊँ अगर मैं आपको, जो बीटा की वैल्यू है ना, आप बीटा को 1/kT भी पुट कर सकते हो, ठीक है? तब इक्वेशन क्या बन जाएगी? ई की अल्फा रहेगा प्लस में आपका यूआई बटे केटी हो जाएगा। बीटा को आप 1/kT भी यहाँ पर पुट कर सकते हो। नॉर्मल स्टैटिकल फिजिक्स से हमको ये बात पता है, ठीक है? तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। हमने आज कर लिया बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो कैसी लगी वीडियो? कमेंट कर देना, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। आगे बहुत सारी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।